Hello everyone, welcome back to your own channel Learn with चाहत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे और मस्त होगी। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपकी वीडियो प्रेजेंटेशंस तो रिलेटेड रहेगी ही, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जिस वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो टाइम पर पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पहले हम कुछ मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं जो आप बच्चों की रहती हैं, कि आप बोलेंगे कि मेरा तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, मेरा पेपर ही छूट जाता है, मैं पेपर ही नहीं पूरा कर पाता और वो फिर छूट जाता है। मेरी राइटिंग बड़ी स्लो है, बैड हैंड राइटिंग है, ठीक है, गंदी राइटिंग है, मुझे याद ही नहीं रहता है एग्ज़ाम में, या फिर मुझे लिखना नहीं आता। ठीक है, और मैं सब कुछ सही भी लिख के आता हूँ ना, फिर भी मेरे मार्क्स कट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हम अभी इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट रीज़न, आपका जो रीज़न है ना बैड टाइम मैनेजमेंट का, कि आपका पेपर छूट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि आप लोग ना ओवर राइटिंग करते हो। ठीक है वो 2 नंबर का क्वेश्चन, लगे पड़े हैं उसमें पूरा का पूरा पेज भरने में, लगे पड़े और ये 2 नंबर का है, उसमें 2 नंबर ही मिलेंगे। 2 नंबर का है तो हद से हद उसमें 3 पॉइंट लिख दो, 4 पॉइंट लिख दो। ठीक है, इतना पेज भर दो। पूरा का पूरा पेज भरने में क्यों लगे हुए हो? उसमें 2 नंबर का है, वो 2 ही नंबर मिलेंगे। तो ये जो आप ओवर राइटिंग करते हैं ना, इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, फिर वो छूट जाता है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्लो है, कि आपने याद तो किया था, पढ़ा तो बहुत कुछ था, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखने गए ना, तो आपका ना दिमाग बड़ा धीरे चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि इसमें मैं क्या आंसर लिखूं, क्या ना लिखूं, या कैसे मैं आंसर को अपना डिज़ाइन करूं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जो कि मैं भी यूज़ किया करती थी अपने एग्ज़ाम्स में। आपको जो शीट मिलती है, ठीक है, उसके सबसे पीछे वाले पेज पे आप क्या करेंगे, उसके सबसे पीछे वाले पेज पे आप पहले तो काटा मारेंगे और उस पे लिख देंगे रफ पेज, ठीक है, या रफ वर्क। और वहाँ पे जो भी आंसर आप लिख रहे हैं उसके बारे में, मान लीजिए आपको सोवियत संघ के विघटन के बारे में लिखना है, 12th क्लास की अगर बात करूँ तो उसमें लिखो, जो जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, जो याद आ रहे हैं ना, एक एक दो दो शब्द में। ठीक है, 2 से 3 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना, ये बहुत ही शॉर्ट में करना है ये काम। ये नहीं कि पीछे ही आप रफ वर्क में सारा आंसर लिख रहे हो, बहुत ही 2-4 वर्ड में आपको जो जो पॉइंट याद आ रहे हैं ना, वो लिख दो। और फिर उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करो। ठीक है, एक सीक्वेंस में अरेंज करो। देन फिर आप क्या करोगे, आप फिर उसको अपनी शीट में, फिर आप आंसर में, आप मेन आंसर में लिख दो। ठीक है, इससे आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा अच्छा होने लग जाएगा। रही बात राइटिंग स्लो है, तो यार राइटिंग स्लो है तो आपको डेफिनेटली राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको, आप ये देखिए, हम शुरू में क्या करते हैं, पेपर को बहुत ज़्यादा सजा सजा के लिखते हैं। इतना सजाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रीडेबल राइटिंग रखिए आप अपनी, ठीक है, और साफ़ सुथरी क्लीन राइटिंग लिखिए। बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में भी, क्योंकि मार्क्स तो आपको तभी मिलेंगे ना जब आप लिख कर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी राइटिंग स्लो है तो इस चीज़ को आप थोड़ा देखिए, आप अपनी राइटिंग स्पीड जो है वो बढ़ाइए। आंसर्स को आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। ओके, और टाइम मैनेजमेंट के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम एग्ज़ाम से पहले सैम्पल पेपर्स लगा लें। अभी तो आप लोगों का मिड टर्म है, तो आप एक एक सैम्पल पेपर लगा के जा सकते हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, डज राइटिंग मैटर्स इन योर एग्जाम? ओके, तो राइटिंग आपके एग्जाम में मैटर तो नहीं करती है, बट इट शुड बी रीडेबल, यानी कि एटलीस्ट पढ़ने लायक हो। बहुत सुंदर ना हो, लेकिन बहुत अगर गंदी भी होगी तो देखो पढ़ने लायक नहीं होगी, जस्ट रीडेबल होनी चाहिए। एवरेज राइटिंग भी चलती है। और क्या क्या चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम में, जिस वजह से हमारे मार्क्स कट जाती हैं? तो
पहली चीज़ तो हमको शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिखना है। अब जैसे हमने योर को क्या किया, योर लिख दिया, है ना। आंसर को हमने क्या किया, ANS आंसर लिख दिया, वो तो चलो चलता है। लेकिन अब जब आप लिख रहे होगे तो उसमें आंसर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे कई सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए, तो ये सारी हमारी क्या है, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, तो ये आपको यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे मैं तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, इस वजह से मार्क्स कट जाते हैं। और क्या होता है, तो और कटिंग, कटिंग हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखा, कुछ गलत हो गया, उसको इसी करके लग जाते हैं कि सारा ध्यान, सारा का सारा ध्यान टीचर का उसी गलत कटिंग पे जो आपने की है ना, सारा का सारा ध्यान टीचर का उसी कटिंग पे जाए, ठीक है। और आप ये फिर 10 जगह और करते हैं ये चीज़, तो देखिए फिर गंदी शीट लगेगी, तो फिर कहाँ टीचर को मज़ा आएगा ना चेक करने में भी, उसको भी समझ आएगा कि हाँ इस बंदे में दिमाग नहीं है। तो अगर आप कटिंग ऐसी करते हैं तो इस चीज़ को सुधारिए। अब जैसे कि मैंने एंड की स्पेलिंग लिखनी थी, तो मैंने एंड की जगह मैंने लिख दिया एंट, ठीक है, मैंने लिख दिया एंट, तो मैं क्या करूँगी, उसको सिंपली ऐसे कट कर दूँगी। ओके, हमको ये वाली कटिंग करनी है। और मैं आपको बता दूं, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बन रहे होते हैं ना, उनकी तो ये चीज़ भी देख ली जाती है कि उन्होंने ना कितनी बार जो है ऐसे वाली भी कटिंग कर रखी है, ये चीज़ भी उनकी देखी जाती है। इसलिए अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप इस वाली कटिंग से भी बचिए। नेक्स्ट थिंग है कि आपको एग्ज़ाम को ना अपने सीक्वेंस में करना है, ठीक है। सीक्वेंस में कीजिए, जो जैसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उसी हिसाब से आप करिए, 1 2 3 4, नहीं तो उल्टा पेपर बेशक कर दो, लेकिन सीक्वेंस में हो। ऐसा नहीं, पहले 4th क्वेश्चन हो, फिर 6th क्वेश्चन हो, फिर उसके बाद आप 1st क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आप 5th कर रहे हो। ओ भाई, टीचर का कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा जब वो उसे बार बार क्वेश्चन पेपर को पलटा पलटा के देखना पड़ेगा कि अच्छा अब इसने इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखा है। तो सोचो, अगर आप देखो तो एक बार आप खुद ये करके देखो, आप खुद अपना पेपर कभी ऐसे चेक करके देखो, आपको पता लगेगा कि एक बच्चे की शीट में ही ऐसे कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आप टीचर को सताओगे तो वो आपको कहाँ से अच्छे नंबर देगा। ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मार्क्स कटते हैं। हाँ, सेक्शंस को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सेक्शंस भी अगर आप आगे पीछे कर रहे हो ना, तो उसके अंदर का जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सीक्वेंस में ही करेंगे, ठीक है। और टीचर को आप साफ सुथरा पेपर देंगे, ठीक है, ताकि वो आपका पेपर जो है वो सुख चैन से आपका चेक करे। जितना साफ सुथरा पेपर आप दोगे, जितना सीक्वेंस में आप पेपर दोगे, उतना वो अच्छे आपको मार्क्स देगा। नेक्स्ट है कि आंसर जो है ना, आपको हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में करना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा आंसर करने का वे क्या होता है, कोई भी आंसर हम कर रहे हैं तो उसका ना एक वे होता है। जैसे कि पहले इंट्रो होता है, ठीक है, फिर बॉडी होता है, एंड देन कंक्लूजन होता है। इंट्रो में हम क्या लिखते हैं, हम 2-3 लाइन में बता देते हैं कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ना ये इसके बारे में है, और ऐसे ये है। बॉडी में हम मेन पूरा एक्सप्लेन करते हैं, क्या कैसे क्यों हुआ, वो सब करके हम एक्सप्लेन करते हैं। कंक्लूजन में हम बेसिकली ये लिख देते हैं कि हमें इससे क्या सीख मिली या क्या समझ आया। इस तरीके का आपका आंसर होता है। और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है, क्योंकि दोनों का वेटेज अलग होता है। अगर मैं हिस्ट्री के 3 मार्कर क्वेश्चंस की बात करूं, तो आप 3 मार्कर यानी कि वो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप उसमें एक इंट्रो लिखो, फिर बॉडी लिखो, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दो, एनफ है, ठीक है, इतना एनफ रहेगा आपके लिए। लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, तो आप एक इंट्रो लाइन तो लिखेंगे ही, फिर एक फ्लो चार्ट भी बनाइए जिसमें आप पूरे के पूरे आंसर को अपने एक्सप्लेन कर रहे हो, ताकि वो एक फ्लो चार्ट देखते ही टीचर को समझ में आ जाए। या माइंड मैप बनाइए आप, और फिगर्स बना सकते हैं तो फिगर्स भी बनाइए, ठीक है,
ताकि टीचर को समझ आ जाए कि हाँ इस बच्चे को पूरा आंसर आता है। देन आप अपनी एक्सप्लेनेशन कीजिए, और वो एक्सप्लेनेशन भी कैसे करनी है हमको, हेडिंग्स बना के। एक हेडिंग बनाई, देन उसकी एक्सप्लेनेशन दी, हेडिंग बनाई, देन उसकी एक्सप्लेनेशन दी, ऐसे पॉइंट्स में हमको आंसर करना होगा। फिर लास्ट में आएगा कंक्लूजन। नेक्स्ट है कि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को हमको लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे आप मेरा ये देख रहे हो, जो मेरा PDF है, ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 5th पॉइंट लिखना स्टार्ट किया, उसका सब पॉइंट मैंने यहाँ से लिखा है ना। तो हमको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। अगर हम यहाँ से कोई शुरू कर रहे हैं तो उसके यहाँ की जगह खाली रहेगी और बाकी के पॉइंट्स डालने के लिए, ठीक है ना। और अगर उसके हम कुछ सब पॉइंट लिख रहे हैं तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करें, फिर उसके बारे में लिखें, फिर एक और सब पॉइंट है, ठीक है, फिर उसके बारे में ऐसे लिखें। ये जो सिस्टमेटिक तरीका आप यूज़ करेंगे ना एग्ज़ाम में, ये आपके पेपर को और ज़्यादा क्लीन बनाता है और एक समझ को दिखाता है कि आपको कितनी समझ है। हाँ जी, जो अब एक मैं आपको बात और बता रही हूँ कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो ना, जो भी डेट्स वगैरह हो ना, आप उनको हाईलाइट करो। जैसे कि हमको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन जो था वो दिसंबर 1991 में हुआ था। ओके, तो आप क्या करो, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था, आपने ऐसे लिखा। ये जो दिसंबर 1991 है ना, इसको ऐसे आप बॉक्स में डाल दो, टीचर को दिख जाएगा भाई, आपकी डेट दिखेगी ना। जब टीचर को आप देखो, उनके पास ना बहुत सारी कॉपीज होती है, उनको नहीं इतना वो इतना अच्छे से नहीं करते हैं आंसर को चेक, लेकिन जब आप डेट्स को हाईलाइट करोगे ना तो उन्हें समझ आएगा कि आपने डेट्स भी लिखी हैं। ओके, तो ये भी आपके जो आंसर होगा ना उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा, टीचर को और ज़्यादा समझ आएगा कि आप भी किस तरीके के बच्चे हैं, किस तरीके के विद्यार्थी आप हैं। नेक्स्ट है कि आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। ओके, और हमको क्या करना है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 4 पॉइंट लिख के आ रहे हैं, ठीक है, हमको ऐसे करना है उसमें। ये नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 3 ही पॉइंट लिख के आ रहे हैं। हो सकता है टीचर को आपका एक पॉइंट रेलिवेंट ना लगे, उसको नहीं अच्छा लगे वो उस आंसर में, उसे वो गलत लगे, इसलिए आप हमेशा एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख कर आओ। ओके, और पॉइंट्स में भी हेडिंग्स बनानी है आपको, ठीक है, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था आपको। और मेक योर आंसर ब्यूटीफुल विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स एंड फिगर्स। आप कोई भी आंसर एक्सप्लेन कर रहे हो उसका फ्लो चार्ट बनाइए, माइंड मैप बनाइए, फिगर बनाइए। अब जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी, तो वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती, तो आप क्या करेंगे, एक पूरा दिखाइए कि कैसे लिखी जा रही है हड़प्पाई लिपि। जैसे हम तो देखो ऐसे लिखते हैं ना, तो हड़प्पा वासी कैसे लिखते थे, वो राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, दाईं से बाईं ओर। तो आप दिखाइए कि हाँ ऐसे लिखे थे, और यहाँ पे बिच्छा बिच्छा होते हुए दिखाइए, ताकि पता चले हाँ जी ये जो लिपि है ना वो राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है। ऐसे फिगर्स बना के आइए, आप बाकियों से अलग ही दिखेंगे एग्जाम में। और हमेशा आपको अपने आंसर में इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। स्पेशली आप जब इंग्लिश का पेपर कर रहे हो, जब आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर कर रहे हो, हिस्ट्री का, इस टाइप के जब ऐसे सब्जेक्ट्स के पेपर आप कर रहे हो, SST साइंस जो भी है, वो आप उसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करेंगे। स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, टाइम नहीं बच रहा, नहीं बच रहा, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ओके, तो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी पूरी शीट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक इधर साइड लाइन खींच देंगे हम, और एक इधर साइड लाइन डाल देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना आंसर नंबर 1 इसको क्लाउड में डाल दिया, या
जैसे भी बॉक्स में डाल दिया। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देना शुरू की। ओके, फिर जब ये ख़त्म हुआ ना तो हमने बीच में 2 लाइन छोड़ी, एक स्पेस भी दिखाना है आपको बीच में, ताकि आपका और अच्छा आंसर हो सके। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने आंसर 2 शुरू किया और उसमें भी हमने ऐसे क्लाउड बनाया जो लिखा, फिर उसके बाद फिर 2 लाइन छोड़ी। ऐसे हमको करना है एग्ज़ाम को। तो मैंने थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी करके दिखा दिया है। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि मैं आपको टॉपर की शीट ला के दूँ तो मैं आपको टॉपर की शीट भी दिखा दूँगी, आप उसमें भी देख लेंगे और उसमें भी हमें उस शीट से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है टॉपर ने भी कुछ गलतियाँ कर रखी हों तो हमें वो भी पता चलेगा कि वो गलतियाँ इग्नोर कर दी जाती हैं या फिर उन गलतियों को कंसीडर किया जाता है। तो आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी ला दूँगी। तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन सारी टिप्स को ज़रूर फॉलो करना अपने एग्ज़ाम में। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, टेक केयर।